ऑलराइट भाई, ये आज की क्लास की पहली क्वेरी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 175। अच्छा, इस तरह की भी क्वेरीज आगे जितनी क्वेरीज आएंगी मुझे लगता है आज खाली क्वेरी सेशन निकल जाएगा। कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, बहुत क्वेरीज हैं आज। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 175 पूछा है इसने, और इसका क्वेश्चन नंबर जो पूछा है वो है इसका पार्ट बी। पहले आप सब पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 175 का पार्ट बी निकाल लें। मेक श्योर कि आप लोगों ने इसका पार्ट ए किया हुआ हो भाई। ओके, अब मैं पार्ट बी स्टार्ट करवा रहा हूं। That day, the price of a liter of fuel at the service station was $1.75. Use the diagram to find the fraction of customers who spent more than $91 on fuel. आपने वो फ्रैक्शन बताना है, उन कस्टमर्स का बताना है जिन्होंने $91 से ज्यादा स्पेंड किया हो फ्यूल पर। ठीक है, अब यहाँ प्राइस तो आ गई, बट अगर हम अपना सीएफ का कर्व देखें तो हमारे पास यहाँ प्राइस नहीं है, हमारे पास यहाँ पर फ्यूल दिया हुआ है। तो पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि अगर एक लीटर $1.75 का है तो $91 में हम कितना फ्यूल डलवा सकते हैं। ऐसे करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। एक $1.75 का एक लीटर आ रहा है, तो अगर मेरे पास $91 होंगे तो कितने लीटर आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 52। ये पहली बात हुई। ठीक है बेटा, अब 52 को जाके हम मीट करेंगे अपने ग्राफ पर। तो जहां पर मेरे पास 52 आ रहा है वहां पर आपको ये पर्पल लाइन नजर आ रही होगी। ठीक है, ये पर्पल लाइन जहां पे मीट कर रही है वो आ गए मेरे पास 88। इसका मतलब है ऐसे हमारे पास 88 लोग हैं जो कि कितने का, $91 का फ्यूल या उससे कम का फ्यूल डलवा रहे हैं। ये है 88 लोग। हमको फाइंड जो करना है वो ये फाइंड करना है कि कितने लोग इससे ज्यादा का फ्यूल डलवा रहे हैं। तो अगर 100 में से 88 लोग $91 से कम का फ्यूल डलवा रहे हैं, तो इसका मतलब है जो ज्यादा का डलवा रहे होंगे वो ये वाले लोग होंगे। ये होंगे मेरे पास 100 माइनस 88, दैट इज 12। 12 वो लोग हैं जो $91 से ज्यादा का फ्यूल डलवा रहे हैं। ठीक है बेटा, आपको निकालना था फ्रैक्शन। कितने लोग हैं भाई, 12। टोटल कितने लोग हैं, 100। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/50। ये आंसर हो गया भाई। ये आपकी आज की पहली क्वेरी थी भाई। अच्छा, अब इसका पार्ट सी भी आपने कहा बताना है, ठीक है सी भी देखते हैं भाई। सी में आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और आपको जो ग्राफ दिया हुआ है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है। अब वो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है 40 से 50। तो मैंने क्या किया, आप जाके 40 पर, जो 40 आ रहा है ना, 40 पर जाके वैल्यू देखें, सो इट इज 72। 40 पे 72 आ रहा है। और 50 पे देखें, 50 पर कितनी आ रही है वैल्यू, 50 पर आ रही है बेटा आपके पास 86। यहां 86 आ रहा है, और यहां कितना आ रहा था 40 पर, यहां पर आ रहा था 72। तो इसके बीच में कितना बचा, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ऐसे मैंने सबकी फ्रीक्वेंसी निकाली है। ठीक है बेटा, मैंने सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल के माइनस किया तो फ्रीक्वेंसी आएगी, सबकी सीएफ निकाल के माइनस किया तो फ्रीक्वेंसी आ रही है मेरे पास। ये हुआ आपका 175 का। फिर आपकी नेक्स्ट क्वेरी है 172। 172 का पार्ट बी का 2। पार्ट बी का 2। Macro uses strawberries with a mass greater than 21 grams to make a jam. Use your diagram to find an estimate for the percentage of the strawberry used to make a jam. Okay. अब आप पहले ये देखो कि आपको क्या करना है, डायग्राम से काम करना है। इसके लिए मुझे जो है यहाँ पर सी एफ का कर्व बनाना होगा। तो सी एफ का कर्व अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 15, और 15 प्लस 38, 48, 53 आ जाएगा। 53 40 हो जाएगा, 93 98 हो जाएगा। 98 108 115 और 120, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई सारी। ठीक है बेटा, अब इनको प्लॉट कैसे करूंगा मैं, जहां पे 10 होगा वहां पर आएगा 15। तो 10 पर 15 भाई, 10 पर 15 आएगा मेरे पास यहां पर। उसके बाद
जहां पर 15 होगा वहां पर आएगा 53, 15 पर 53, 15 पर 53 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 20 पर आएगा 98, 20 पर आ गया 98 ये आ गया। उसके बाद 25 पर आ गया 115, 25 पर 115 और लास्टली 30 पर आ गया 120। तो भाई ये मैंने एक जल्दी से कर्व बना लिया इसका, ठीक है। यकीनन आपका कर्व भी ऐसे ही आ रहा होगा। तो ये कर्व बन गया मेरे पास, ठीक है बेटा। और अब स्टार्ट कहां से हो रहा था? स्टार्ट हो रहा था हमारा 5 से, तो मैं इसको 5 से स्टार्ट करूंगा। ये 5 क्यों आया बेटा, मैं दोबारा बता दूं कि हमारे पास जो ग्राफ स्टार्ट था वो 5 से था, तो 5 से स्टार्ट। ठीक है जी, ये मैंने पूरा कर्व बना दिया। अब आपको क्या कह रहा था? मैक्रोज्यूस स्ट्रॉबेरी विद मास ग्रेटर देन 21 ग्राम्स। अब 21 कहां पर होगा, पहले इसको देखें भाई। 21 मेरे पास ये होगा, दैट इज 21। अब 21 पे जाके देखेंगे कितनी वैल्यू आ रही है। 21, 21, 21 पे ये आ रहा है। सो 21 पे जो मेरा ग्राफ मीट कर रहा है वो यहां पर आ रहा है, दैट इज 102। 102। अब ये ग्राफ का जो आंसर होगा ना, ये वेरिएबल होगा, ये सबका वेरी कर रहा होगा ग्राफ, हमने खुद स्केच किया है। मैक्रो मार्केट 21 टू मेक अ जैम। अब कितनी मास ग्रेटर आ रहा है, ठीक है बेटा। अब अगर हमारे पास यहाँ पे 102 आ रहा है, तो बची कितनी हमारे पास? देयर आर 18। जिसका मास इससे ज्यादा होगा वो हमारे पास 18 होंगी बेटा। अब क्या करना है आपने? परसेंटेज निकालनी है, तो ये आएगा 18 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है हमारे पास? 120 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास आएगा आपका परसेंटेज। ये आ गई आज की सेकंड क्वेरी। ओके, इसके बाद है 171। 171 इज अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसका उन्होंने कोई, अच्छा पार्ट फोर, पार्ट फोर। साइमन इज 22 ईयर्स ओल्ड। एक्सप्लेन व्हाई योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट शुड नॉट बी यूज्ड टू एस्टिमेट हिज हाइट। बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास अगर आप देखें ये वाला जो टेबल है, जो हमारा डेटा है, इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 18 ईयर्स तक का है। इसका मतलब है मेरे पास जो डेटा है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 10 से स्टार्ट कर रहा है और 18 तक जा रहा है। तो इससे 10 से अगर छोटी कोई एज होगी तो मैं उसको भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और अगर 18 से ज्यादा होगी तो मैं उसको भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा डेटा 10 से लेके 18 तक वेरिएबल है। तो यहां पर साइमन की जो एज है वो 18 से क्रॉस कर गई, इसीलिए हम साइमन की एज को यहां पर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डेटा 18 तक लिमिटेड है। ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद 167, 167 का उन्होंने कहा बी का 1, बी का 1। यस बेटा इसरा, ओ सॉरी मैंने आपको लोअर एंड कर दिया, एक मिनट रुकिएगा। यस बेटा इसरा। सर तो हम मतलब लाइन ऑफ बेस्ट रेट 22 से निकालकर वाई एक्स एक्स एक्सिस से निकालकर वाई एक्सिस से भी तो कनेक्ट करके कर सकते हैं ना। नहीं बेटा, अगर ऐसे करना होता फिर तो हम उसको लाइन को खींचते रहे, फिर तो 100 सालों तक हम ले जाएं उसको। तो हमारा जो डेटा है हम उस रेंज में बता सकते हैं कि भाई हमारा डेटा 10 साल से लेकर 18 साल तक के बीच का है, तो इसके बीच में जो वेरिएबल रहेगा वो हम बताएंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट से। Okay. ओके जी। अब आया आपके पास कौन सा था? 167 था। हाँ, 167 का बी का 1। बेटा अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो देखते रहे, क्या ये वाला किया भाई आपने? 167 ये आ गया बी का 1। बेटा यहां पर आपको वही फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सेम सवाल रिपीट हुआ है। मैं यहां पर क्या देखूंगा? 100 पर वैल्यू क्या है? अब मैं यहां पर देखें फाइंड कर रहा हूं, अच्छी तरह देखिएगा। 100 पर वैल्यू क्या है बेटा? मेरे पास ये 100 है। 100 पर वैल्यू मेरे पास 8 है, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ कि भाई 100 पे जो मेरे पास सी एफ की वैल्यू है वो है 8 है। और अब मैं निकालूंगा 150। 150 पर देखें भाई वैल्यू क्या आ रही है? 150 पर ये आ रही है, और ये क्या है मेरे पास? 30 है। 150 पर आ रही है 30, तो कम फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इनका डिफरेंस, दैट इज 22। इस तरह आपने बाकी को कंप्लीट करना होगा। ठीक है बेटा, तो आई सपोज के बाकी आप कर लेंगे। अब यहां भी क्या होगा? यहां 150 पे तो आ चुकी है मेरे पास, दैट इज 30।
अब मैं निकालूंगा 200, दोनों को माइनस करूंगा, ऐसी आएंगी मेरे पास फ्रीक्वेंसीज। अब आपका है पार्ट बी का 1 और 3। 55% of the adults took between 125 and k seconds to complete the puzzle. Use a CF graph to estimate the value of k. Okay. सबसे पहले आप ये देखें 55% ऑफ द एडल्ट्स कितने थे हमारे पास भाई? 55% मतलब हो गया 55/100 ऑफ द एडल्ट्स। तो एडल्ट्स मेरे पास है 120। तो पहले मैंने निकाला 55/100 टाइम्स 120। ये मेरे पास कितना आंसर आ रहा है? दैट इज 66। टुक बिटवीन 125 एंड के, एक वैल्यू ये आ गई। अब देखें आपके 125 पर कितने एडल्ट्स आ रहे हैं? 125 पर आ रहे हैं हमारे पास 18। ठीक है, तो 18 प्लस 66, इन दोनों को हमने ऐड किया, आंसर आया 84। आप 84 पे देखेंगे टाइम क्या आ रहा है? 84, ये मेरे पास 84 की लाइन ड्रॉ हुई थी बेटा, ये 84 है। 84 पे जाके देखिए कि भाई लाइन क्या आ रही है, वो आपके टाइम की वैल्यू है, वो आपका के का आंसर होगा। तो के इज 215। यस बेटा स्माइल, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। 18 कहां से आया बेटा? 18 आया सर हमारे पास ये 125 पर, एशिस 125 पर 18 आया बेटा। यस बेटा स्माइल, अब कहिए आप। सर ये मैं पूछ रहा था 120 कहाँ से आया? 120 तो टोटल एडल्ट्स हैं आपके पास, फ्रीक्वेंसी ये रही। अच्छा अच्छा। सही, ओके। तो अच्छा सवाल पूछा ईशल ने, इसका मतलब देखो बाकी लोगों की भी क्वेरीज आई हैं। वेरी गुड, आगे देखते हैं। अब हमारे पास कौन सा बचा? 165 का 1 और 2। 165 का 1 और 2। 1 में तो हिस्टोग्राम बनाना है ईशल बेटा, 1 में क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? हिस्टोग्राम बनाना है इसको बेटा, हिस्टोग्राम बनाने में क्या इशू है? चलिए जी आगे आते हैं। अब हमारे पास इस तरह की क्वेरीज आई हैं। 177 ओ 167 आपने बोला हुआ है कुछ क्वेश्चन। 167 में बी का पार्ट 3, ये तो मैंने करवा दिया अभी, ठीक है। फिर आपने कहा है 153 एंड 132। 153 में कौन सा पार्ट है? बी पार्ट। 153 का बी पार्ट। ओके, आसान सवाल है, कैसे होगा मैं बता रहा हूं, सॉल्व नहीं कराऊंगा, खाली बताऊंगा करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको यहां पर दिया हुआ क्या है? अगर आप क्वेश्चन देखो तो आपको यहां पर एस्टिमेट ऑफ द मीन दे दिया। इसका मतलब है एस्टिमेटेड मीन। एस्टिमेटेड मीन की हमारी वर्किंग क्या होती है? पहले हम निकालते हैं मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट आएगा 45, ये मिड पॉइंट आएगा 55, ये मिड पॉइंट आएगा 65, ये आएगा 75, ये आएगा 85। सही है। फिर हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे एफ एक्स, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 45 को, 13 इंटू 55 को, P इंटू 65, 65 P हो जाएगा, 75 इंटू 20 को, और 85 Q। ये हमारे पास आ गया एफ एक्स। फिर हम मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीन इज समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। ये हमारा मीन की वर्किंग हो जाएगी। मीन की वैल्यू आपको मालूम है 67.625 गिवन है। समीशन एफ एक्स क्या होगा? जो वैल्यूज मैंने निकाली हैं इन सबको आप ऐड करके यहां लिखोगे, दैट इज समीशन एफ एक्स, जो हमेशा हमारा ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो मैं पूरी आपको इक्वेशन बना के दिखा रहा हूं, सिंप्लीफाई आपने करना होगा। डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास? 80 है, यहां पर आ गया 80। सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? अगर आप में से किसी को पहली इक्वेशन में प्रॉब्लम है जो मैंने वर्किंग की है, तो मुझसे सवाल अभी पूछिएगा। और मैं चैट में नहीं पढ़ रहा हूं सवाल, अनम्यूट कीजिएगा माइक अपना। ये पहली इक्वेशन का डेटा आ गया। अब सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी बेटा? अगर आप सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करोगे, इट्स सम अप टू 80, ये आएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हम लिखेंगे 8 प्लस 13 प्लस P प्लस 20 प्लस Q इक्वल्स टू 80।
यहां से आएगी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है आपने, तो फिर आपका आंसर आएगा, साइमल्टेनियस सॉल्व होगा। ठीक है जी, ये आपका हो गया 153 का पार्ट बी जो आपने मुझसे पूछा। फिर आपने पूछा है 132, 132, 132, 132। The relative frequency of throwing a 4 is 0.2. Find the value of P and Q. ओके बेटा, देखो बेटा, आपके पास आर एफ क्या होता है? आर एफ आपका वही कॉन्सेप्ट है जो आपका प्रोबेबिलिटी होता है। सही है, आर एफ आपका वही है जो आपका प्रोबेबिलिटी है। द आर एफ ऑफ थ्रोइंग अ 4 is 2.2। क्या आ गया? अब 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? मैं आपसे पूछूं कि भाई 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो 4 आने का चांस है। मैं आपसे कहूं कि भाई ये मेरे पास डाइस का नंबर है, भाई 2 आने का चांस क्या है, तो मैं कहूंगा 42 डिवाइडेड बाय 300। मैं आपसे कहूं 3 आने का चांस क्या है, ये होगा 45 अपॉन 300। मैं आपसे कहूं 4 आने का चांस क्या है, तो आप बोलोगे P अपॉन 300। और इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी है वो कितनी दी है आपको? दैट इज 0.2। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी। सही है? कितना आ जाएगा पी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं? 2/10, 300 टू 660, 60 आ जाएगा पी का आंसर। अब क्यू का आंसर कैसे आएगा? अगर आप इन तमाम वैल्यू को ऐड करोगे तो इसका आंसर 300 आना चाहिए। अब मेरा क्यू के लिए वर्किंग क्या होगी बेटा? मैं लिखूंगा 55 प्लस 42 प्लस 45 प्लस पी, और पी की वैल्यू है 60 निकाल चुके हैं हम लोग, प्लस 50 प्लस क्यू इक्वल्स टू 300। सिंप्लीफाई करेंगे क्यू का आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये आपकी सारी क्वेरीज हुई है इसरा। अब आते हैं भाई, इस्माइल का सवाल था। अच्छा, दो सवाल आपने और पूछे, 156 एंड 165। 156, 156 सवाल है भाई, बड़ा अच्छा सवाल पूछा ये। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 17। The number are listed in order of size starting with the smallest. The three smallest numbers are equal. तो मैं लिस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5। इन पांचों का जो मीन है वो मेरे पास 17 है। ठीक है बेटा, मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है सम अपॉन एन। मीन का नंबर है मेरे पास 17, सम मुझे नहीं पता, और कितने नंबर हो रहे हैं? 5। तो 5 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि वो जो 5 नंबर हैं, जब मैं उन सबको ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 5 17 आई थिंक 85 हो जाएगा। ये इनका सम है। ठीक है, द थ्री स्मॉलेस्ट नंबर्स आर इक्वल। तो भाई ये 3 स्मॉलेस्ट नंबर तो मेरे इक्वल आ गए, क्योंकि सारे नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए, इसने बता दिया, तो स्मॉलेस्ट नंबर शुरू में होंगे हमारे पास। द मिडिल 3 नंबर्स एट 235। मिडिल 3 नंबर कौन से हुए बेटा? इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये ऐड होकर क्या बनेंगे हमारे पास? 35 बनेंगे। द लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। ये हो गया। द मिडिल 3 नंबर्स एट टू 35। अब ये नंबर और एक और नंबर जब मैं उसको ऐड करूंगा तो वो आएगा 35। तो भाई मान लें मैं आपसे कहता हूं कि यार ये जो नंबर है ना, इसको हमने कह दिया बी। तो हमारे पास क्या बनेगा? a प्लस बी इक्वल्स टू 35। ये मतलब हुआ मिडिल 3 नंबर्स का। तो यहां से मैं b को बनाता हूं इन टर्म्स ऑफ a, तो b क्या आ जाएगा? b आएगा 35 माइनस 2a। ये आ गया b का आंसर। यस बेटा ईशल। तो ये मुझे हाईलाइटेड वाला समझ नहीं आया, ये आपने क्या किया है? बेटा जरा इस लाइन को पढ़ के बताएंगी आप? द मिडिल थ्री नंबर्स एड अप टू 35। इसका तो उर्दू हम में लोगों ने मतलब क्या सिर्फ होगा? 35, हमने सिर्फ हाँ 35 क्यों नहीं लिखा? बेटा, क्या मतलब वो दोबारा बताओ मुझे। द मिडिल थ्री नंबर्स एड अप टू 35। अच्छा, मेरे पास जो 5 नंबर हैं इसमें 3 नंबर मिडिल वाले कौन से हैं? जो आपने हाईलाइट किए। और क्वेश्चन में कह रहा है ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब ऐड होता है सर। तो आप मुझे बताओ मैं क्या लिखूं उसको? ओ अच्छा 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 सर, ठीक है सर।
मसला मैथ्स का नहीं है, याद रखें इस बात को, मसला कभी मैथ्स का नहीं होता, मसला इंग्लिश का है। ओके बेटा, अब ये आ गया हमारे पास भाई, बी बराबर आ गया 35 - 2a। अब देखो आपके पास पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए आ गई है। अब क्या करेंगे, अब मैं इन तीनों को कहूंगा भाई ये हो गया मेरे पास 3a, ठीक है, प्लस बी क्या आ गया 35 - 2a, लार्जेस्ट नंबर क्या था 4a, और इन सब का जो सम था वो था 85 जो हम पहले निकाल चुके थे। अब ये एक सिंपल सी अलजेब्रा की इक्वेशन बन चुकी है आपकी, सिंप्लीफाई कर लें इसको। 3a - 2a a + 4a 5a इक्वल्स टू 85 - 35। कोई बताएगा मुझे करके आंसर क्या आ रहा है बेटा? 85 - 35 कितना हो जाएगा? 5 गया तो 80, 50। ए का आंसर 10 आ रहा है भाई, चेक कर लें ए का आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ए का आंसर आ जाएगा भाई 10। ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ। बी क्या होगा? बी होगा 35 - 2a। तो अगर मैं बी की वर्किंग कर रहा हूं यहां पर, तो बी क्या हो जाएगा 35 - 2, और ए की जगह आएगा 10। 35 - 20 दैट इज 15। बी 15 हो गया और ये 40 हो गया। तो ये वो सारे नंबर्स हैं जिसकी आपको तलाश थी। किसी का कोई सवाल है ना बेटा, प्लीज माइक को अनम्यूट करके मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा। ये मुझे टाइप करने में वेट करना पड़ेगा कि कब टाइप करके सवाल आएगा आपका। मैं वेट कर रहा हूं, किसी का सवाल है तो पूछ लीजिएगा। ईशा की और सवाल आ गए भाई, वेरी नाइस। तो आज की मुझे लगता है पूरी क्लास क्वेरी पे जाएगी, बट अच्छी बात है, ये क्वेरी का होना बहुत अच्छा है। अब मेरे पास सिर्फ एक बच्चे का मैसेज आया जो कह रहा है सर मुझे ये समझ नहीं आया। तो मैं कह रहा हूं अपने आप को अनम्यूट करें, सवाल पूछें। मैं अभी कराता हूं स्माइल बेटा, आपके सवाल अभी कराता हूं मैं। अच्छा आ गया समझ में, ठीक है बेटा। अब भाई इस्माइल का सवाल है, बहुत देर से कह रहे हैं सर 169 करवाएं, पता नहीं क्या सवाल है भाई। देखते हैं भाई, देखते हैं क्या सवाल है, तो अच्छा होना चाहिए। यार इस्माइल हद हो गई यार, मुझे लगा होगा अच्छा सवाल होगा, तगड़ा सवाल होगा कोई। भाई जो मैंने आपको अभी बताया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, सही है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो मैंने आपको ये सिखाया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 होता है, इसी तरह टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 1 होगा। तो यहां पर आपको ग्रीन निकालना है। आप क्या करोगे, आप इन तीनों को ऐड करके 1 में से माइनस करोगे तो आपके पास आएगा ग्रीन का आंसर। ये तो हो गई आपकी पहली कहानी। दूसरी बात, अजरा स्पिन्स द स्पिनर 150 टाइम्स, कितनी बार ब्लू पर आएगा? तो ब्लू आने की आरएफ क्या है 0.3, तो 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से। ये चांस है ब्लू के आने का भाई, ठीक है जी। चले जी 165। ये मैंने अभी तो मुझसे पूछा था, क्या हुआ इसके बेटा? 165 बी का पार्ट 2। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप कह रहे हैं, ओके। यासिर स्टार्ट्स वर्क ईच डे एट 9, ही इज पेड ओवर टाइम इफ ही वर्क्स लेटर देन 5:15 PM। एस्टिमेट, देखो क्वेश्चन कह रहा है आपको एस्टिमेट, इसका मतलब है इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, एस्टिमेट की फॉर्म में आएगा। नंबर ऑफ डेज ही इज पेड ओवर टाइम ड्यूरिंग दी 70 वर्क डेज। ओके बेटा, अगर वो 5:15 के बाद काम करना स्टार्ट कर दे तो उसको ओवर टाइम काउंट किया जाएगा। तो अगर यासिर 9 बजे काम करना शुरू कर रहा है और 5:15 तक काम कर रहा है, तो बताओ जल्दी से कितने घंटे हो गए, फटाफट बताओ। 9 बजे काम करना स्टार्ट किया और 5:15 तक वो काम कर रहा है, तो कितने घंटे हो गए? 8.25 घंटे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि यासिर अगर 8.25 घंटे काम कर रहा है तो कोई ओवर टाइम नहीं है। हाँ लेकिन 8:15 के बाद वो जैसी बढ़ेगा उसको ओवर टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। ये पहला पॉइंट समझ आया आप लोगों को कि ओवर टाइम कब मिलेगा उसको? ठीक है भाई, ये आ गया समझ में आपको। अब आइए, अब देखो बेटा कि आपके पास वो 8.25 घंटे का टाइम कहाँ आएगा। क्या वो 8.25 घंटे का टाइम यहां पर आ रहा है? यहां तो 4 से 6 घंटे का टाइम आ रहा है। यहां पे 6 से 7 आ रहा है, यहां पे 7 से 7:30 आ रहा है, यहां पे 7:30 से 8 आ रहा है। तो इनमें तो ओवर टाइम मिल ही नहीं रहा। अब ओवर टाइम वाला जो टाइम होगा वो यहां पर होगा 8 से लेके 8 होल 3/4। 8 होल 3/4 का मतलब होता है 8.75, और ये है 8। अब इसके बीच में जो उसको मिलना था वो था 8.25 घंटे के बाद। 8.25 के बाद 8.25 कितना होता है हमारे पास? 8.
15 मिनट का होता है 60 15 25 8 25, ठीक है। तो अब यहां पर अगर 8 है, मतलब मान ले मैंने कहा 8.1 है, तो भाई 8.1 पे ओवर टाइम नहीं मिलेगा उसको, सही है ना। उसको 8.15 जब वो क्रॉस करेगा तो उसको मिलेगा ओवर टाइम। अब चूंकि सवाल होता है एस्टिमेशन का, यहां पर हमारे पास आ रहा है 18, ये 3 ग्रुप में डिवाइड होगा। एक होगा 8.75 उससे ज्यादा, एक होगा 8.5 और एक होगा 8.25। ये 3 ग्रुप में डिवाइड होगा। और इस तरह के सवाल जब भी आएंगे एस्टिमेशन में, तो उसमें फ्रीक्वेंसी आपकी ऐसी होती है कि डिवाइड होने के बाद वो इंटीजर नंबर आ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका डेसिमल में जा रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम था वो था 8 घंटे 15 मिनट, 8 आवर 15 मिनट्स, ये हमारा टाइम था, जिसके बाद उसको ओवर टाइम मिलेगा 8 आवर्स है, ठीक है बेटा। अगर मैं 15 मिनट को मैं लेके जा रहा हूं किसमें भाई, बल्कि नहीं, 8 आवर 15, हाँ 15 मिनट्स है ना, इसको मैं आवर पे लेके जा रहा हूं, तो मुझे करना पड़ेगा 15/60 आवर। 15/60 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। इसका मतलब ये होगा कि जब वैल्यू 8.25 से ज्यादा होगी वो ओवर टाइम में चला जाएगा, ये मतलब हुआ इस बात का, ठीक है। अब आपके पास यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया 8.75, 8.5 और 8.25, और ये 18 तीनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब उसको ओवर टाइम काउंट करेंगे जब वो 8.25 था ना, 8.25 से ज्यादा, तो 25 से ज्यादा में ये 6 आया, ये 6 आया और ये 10 आया, तो जो नंबर ऑफ डेज थे दे आर 22। यस बेटा इसरा। सर तो हमने 18 को 4 से डिवाइड क्यों नहीं किया, मतलब 8, 8.25 और 8.5 और 8.75। बेटा देखो 8 वाली गैदरिंग से इसरा इतना शोर बेटा, बेटा देखो 8 से आगे बढ़ गया, अब 8 तक जो मामला था वो यहां था, अब 8 से क्रॉस कर चुका है, अब 8 नहीं है, 8 के आगे चला गया अब, इसलिए क्योंकि 8 वाला टाइम यहां इंक्लूड हो चुका है। अब 8 वाला टाइम यहां इंक्लूड नहीं होगा, यहां पर 8 को सरप्लस कर चुका है। अब 8.25 और 8 के बीच में जितना भी टाइम होगा वो यहां पर आ रहा होगा, 8.1 यहां पर आएगा, 8.15 यहां पर आएगा, 8.2 यहां पर आएगा, ये है। ठीक है बेटा, ओके। और कौन सी क्वेरीज है भाई, अब ये एशियल की बहुत सारी क्वेरीज दोबारा आई है मेरे पास, और ये स्टार्ट हो रहा है इस बार 166 पार्ट डी। बेटा ये तो मैंने करवा दिया अभी क्लास में, ठीक है। 165 मैंने करवा दिया, पार्ट 2। 159 कहाँ है, 159 का कौन सा पार्ट कहा आपने, बी का पार्ट 2, ये मैंने करवाया नहीं करवाया, अच्छा नहीं करवाया तो अभी करवा देता हूं। अब देखो ये वैसे ही सवाल है जिस तरह मैंने आपको अभी सवाल कराया ना, ये एस्टिमेट वाला बिल्कुल वैसे ही सवाल है। स्टूडेंट हु स्कोर्ड 75 और मोर आर अवॉर्डेड आर डिस्टिंक्शन, भाई कितने बच्चों को मिल रही है। अब देखो 75 या उससे ज्यादा, ना वो इस ग्रुप में लाई करेगा, ना वो इस ग्रुप में लाई करेगा, ना वो इस ग्रुप में लाई करेगा, क्योंकि कहा 75 और उससे ज्यादा वो आएगा इस ग्रुप में। अब यहां 70 और 80 है, बीच में आएगा 75, तो इसका मतलब 30 यहां पर, 30 यहां पर। आपको ये कहा कि 75 से ज्यादा जब होगा तो ज्यादा पर कौन आएगा, 30 आएगा और 42 आएगा। इसका मतलब जो बच्चे एलिजिबल है फॉर डिस्टिंक्शन दे आर 40 एंड 30, 42 एंड 30, दैट मेक्स 72। अभी अभी बात क्लियर हुई बेटा, अभी क्लियर हुआ बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस्माइल जो सवाल चल रहा है बेटा उस पर फोकस करो, क्योंकि सवाल अच्छा पूछा गया है। तो ये आ गया 72/250 टाइम्स 100, तो 28% बच्चे वो हैं जिनको डिस्टिंक्शन अवार्ड की गई है। ये हो गया आपका 159, अब है 158, बी का 2। क्या हो रहा है भाई 158 में, आपके पास पाई चार्ट आ गया, सही है। सम मेंबर्स ऑफ द जिम वर सर्विस
about how much time they spent at the gym. Yes beta smile. सर लास्ट वाले में 30 नहीं होगा क्योंकि हमने 75 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आपने 72 कैसे निकाला? 72 कैसे निकाला? अब देखो अच्छा स्माइल, पता है मसला क्या है, जब मैं ये सवाल करवा रहा हूँ तो आप मुझे नए सवाल की क्वेरी भेज रहे हैं, आपका फोकस सवाल पर ही नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। अब तो अब बताओ कैसे आया 72? अब भाग गए। जब जो सवाल चल रहा है बेटा उस वक्त उस पर फोकस करो। मैं सवाल करवा रहा हूं, आपकी क्वेरी क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, वो भी करवा दूंगा, लेकिन ये सवाल अच्छा पूछा था इसने भाई। अच्छा जी, अब हमारे पास था 158 बी और इसका पार्ट 2। अब देखो क्या कह रहा है। रोहित सेज 1/10 ऑफ दीज मेंबर स्पेंट लॉन्गर देन 1/2 hours एट द जिम ऑन देयर लास्ट विजिट। इज ही करेक्ट? आपको क्या करना है भाई, आपको 1/10 निकालना है। किसका निकालना है? ऑफ द मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं हमारे पास? कितने मेंबर्स हैं? कितने मेंबर्स हैं? टोटल मेंबर्स, टाइम मिनट्स आ रहा है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ रहा है। 30 मेंबर्स स्पेंट। यस बेटा ईश्वर। सर इसके टोटल मेंबर्स आपको निकालने पड़ेंगे पार्ट 1 हाँ में। निकालने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर ये देख ही रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बोला हुआ है 30 मेंबर स्पेंड 30 एंड 60 मिनट एट द जिम। तो 30 से लेके 60। अच्छा देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको दी है, अब पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जैसे 30 से लेके 60 पर एफडी कितनी है हमारे पास? 1 है। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। 30 से लेके 60 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्लास विड्थ कितनी आ गई इसकी? क्लास विड्थ 30 आ गई और इसकी एफडी 1 है। तो इसका मतलब ये होगा कि 30 से लेकर 60 तक जो लोग हैं हमारे पास वो 30 हैं। अब मुझे बाकी लोग निकालने, तो बाकी लोग कैसे निकालें? अगर हमें फाइंड करना है कि 0 से लेकर 30 तक कितने लोग हैं, तो बेटा देखो यहां पर एफडी कितनी है? दैट इज 0.6। आपने फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, जो कि होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। एफडी की वैल्यू कितनी है? 0.6। एफ आपको नहीं पता और स्टार्ट की क्लास विड्थ कितनी है? 30। ये आ जाएगा 18। तो ऐसे आप सारी फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से टाइम में कितने लोग आ रहे हैं। ईशल क्या आपने टोटल फ्रीक्वेंसी निकाली है? अगर निकाली मुझे बता दो बेटा, आंसर सब पे निकालनी पड़ेगी मुझे, बता। अगर नहीं निकाली तो निकाल लो बेटा फिर। इसी तरह 60 90 तो ये 75 होगा। फ्रॉम 60 टू 75 क्लास विड्थ आ गई 15 की और एफडी कितनी आ गई? 4.4 की। तो 4.4 इंटू 15 हो जाएगा। आंसर 150 है। तो मेरा ख्याल है इनका जो टोटल आ रहा है मेंबर्स का दैट इज 150। मेरे पास आंसर आ गया है। अब वो कह रहा है 1/10 ऑफ दीज मेंबर्स, 1/10 ऑफ दीज मेंबर्स स्पेंट लॉन्गर देन 1/2 आवर्स। तो ये कितना आ जाएगा? 15। 15 पे जाके देखिए टाइम कितना आ रहा है। 15 पर टाइम क्या आ रहा है? स्पेंड लॉन्गर देन। अब 15 को हम यहां मार्क नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? द रीजन इज 15 फ्रीक्वेंसी है और हमें ग्राफ दिया हुआ है आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। सही है। लॉन्गर देन 1/2 आवर्स। 1/2 आवर का मतलब कितना हो गया? 1.5 घंटा, 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स तक यहां तक आपके पास कितने आ रहे थे मेंबर्स? 90 मिनट्स लॉन्गर देन, सॉरी ये वाले मेंबर्स कितने आ रहे हैं बेटा? ये बताना जरा मुझे। ये वाले 12 आ रहे? कंफर्म करो भाई। यहां जो आपके पास मेंबर्स आ रहे हैं फ्रॉम 90 टू 120, दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 12 हो जाएंगे ना? हाँ, ये जो मेंबर्स है ना, ये देर आर 12 मेंबर्स। ये मैंने निकाला फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से। अब 1/10 कितना आ रहा था? 15। जो लोग 90 मिनट से ज्यादा लगा रहे हैं वो कितना आ रहा है? 12। अब आप मुझे बताएं ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है? तो रोनित का जो आंसर होगा, रोहित का, इज ही करेक्ट और नॉट? सारी वर्किंग बोर्ड पर है आपके पास।
जो लोग 90 मिनट से ज्यादा लगा रहे हैं वो हमारे पास 12 हैं, और रॉनिक जिसको कंक्लूड कर रहा है वो हमारे पास 15 है। इसका मतलब है वो गलत है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को वो कर रहा है, ज्यादा लोगों को काउंट कर रहा है, जबकि जो लोग 90 से ज्यादा टाइम लगा रहे हैं वो हमारे पास खाली 12 हैं, और रॉनिक कह रहा था ऐसे 15 लोग हैं, तो वो गलत कह रहा है। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा सवाल था बहुत ये। ओके जी, ये हो गया हमारा। इसके बाद आते हैं 158 का, बी का 2 हो गया। देन 156 मैंने करवा दिया। देन 153 का आपने पूछा है ए का पार्ट 3। बेटा ये वैसे ही होगा ईशर कि सी एफ के कर्व से आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वही 20 पे मार्क करोगे आप, 20 पे मार्क किया, 40 पे मार्क किया और दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो मैं भी करवा चुका हूं। 152 का ई। ओके, दैट इज द गुड क्वेश्चन अगेन। अच्छा सवाल पूछा आपने। बेटा यहां पर स्टैट्स मिक्स हो गया प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, मैं पार्ट डी से स्टार्ट कर रहा हूं। वन ऑफ दीज हाउसेज इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 पीपल लिव देयर। एग्जैक्टली 3 पीपल, तो एग्जैक्टली 3 वाले लोग कितने हैं हमारे पास? दे आर 10। तो इसका आंसर क्या होगा? 10/50, क्योंकि नंबर ऑफ हाउसेज मेरे पास 50 है। तो पहले का आंसर तो हो जाएगा भाई 1/5। एग्जैक्टली 3 लोग रहते होंगे, ये आ गया भाई 1/5। Part 2. Two houses are chosen at random from the 50 houses. Find the possibility that only one of the houses has exactly 5 people. अब दो हाउसेस सेलेक्ट किया आपने, वो ये कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ द हाउसेस हैज एग्जैक्टली 5 पीपल लिविंग देयर। मतलब अगर एक हाउस में 5 लोग रह रहे होंगे तो दूसरे में 5 लोगों को नहीं रहना। ये मतलब हुआ ना कि आपने दो हाउसेस को सिलेक्ट किया, उन दो हाउसेस में एक ऐसा हो जिसमें हमारे पास 5 लोग रहते हो। तो हमारे पास 5 लोग वाले हाउस कितने भाई? जिसमें 5 लोग हैं वो हमारे पास कितने? 6 हैं। इसमें 5 लोग हैं वो हमारे पास 6। तो 5 लोग जहां पर हैं अगर उसकी पॉसिबिलिटी 6, तो जहां पर 5 लोग नहीं होंगे वो हमारे पास 44 होंगे। ऐसे ही है ना भाई? टोटल 50 घर हैं, उन 50 में से जिन घरों में 5 लोग रहते हैं ऐसे हमारे पास 6 घर हैं, तो जिनमें 5 लोग नहीं रहते होंगे वो सारे बच गए, दे आर 44। अब इसका आंसर क्या होगा? उसने कहा दो हाउसेज आपने सिलेक्ट किए, ठीक है। पहला हाउस कौन सा है जहां पर 5 लोग हैं या जहां पर 5 लोग नहीं है? ये बात उसने नहीं बताई, मतलब ऑर्डर फाइनलाइज नहीं है। जब ऑर्डर फाइनलाइज नहीं होता तो मैं दोनों केसेस बना के चलूंगा। भाई क्या पता पहले घर में 5 लोग हों और दूसरे में 5 लोग ना हो, या फिर पहले में 5 लोग ना हो और दूसरे में 5 लोग हों। दोनों केसेस बनेंगे। तो 5 लोग अगर हैं उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 6/50। और 5 लोग अगर नहीं है तो 44/49, क्योंकि एक हाउस सिलेक्ट हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा ये बनेगा आंसर आपका। क्लियर हुआ? समझ आया तो बताइएगा, और अगर नहीं आया तभी बता दीजिएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, लग रहा है भाई काफी मुश्किल क्लास हो गई है। ओके ओके ईशा, आप एब्जॉर्ब हो जाए, कर लें बेटा। यस बेटा शहीद। सर ये एक सिंपल सवाल है, सर ये टाइम्स 2 क्यों है? बेटा देखो दो केसेस थे ना, या तो आप टाइम्स 2 ना करो, आप इसको एक और बार ऐड कर दो, 6/50 इंटू 44/49, इसको ऐसे लिख दो आप, क्योंकि हमारे सही पास सही दो केसेस है ना इसलिए। सही सही, ओके थैंक यू। इसकी रिकॉर्डिंग होगी, बड़े काम की रिकॉर्डिंग है, बहुत अच्छी क्वेरीज आप लोगों ने पूछी हैं। ये इस तरह की क्लास में एक्सपेक्ट करता हूं कि जब बच्चे क्वेरीज पूछते हैं ना, इसका मतलब है कि अब आपको नई चीज सीखने को मिल रही है, और आपके सामने कितने अच्छे सवाल लेकर आ रहे हो आप लोग आज। ओके जी, टीचर एब्जॉर्ब कर लिया आपने या मजीद चल रही है बी एब्जॉर्प्शन? ये हो गया 151 को मैसेज आया क्या? ओके बेटा, इसका पार्ट बी और सी किसका? इसका ये पूछिए बेटा, मीडियन और मोड मीन निकालना है आपने। अच्छा
चलिए भाई, इस तरह का सवाल आया कि भाई सर इसका मीडियन मोड मीन कैसे आएगा, वो भी करवा देता हूँ। हाँ बेटा, भी करवा रहा हूँ सर, अभी स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखिए बेटा, मैं आपकी आसानी के लिए, आपके लिए मैं सवाल ऐसे करूंगा कि आप खुद ही कर लोगे। मैं कहता हूं यार, इस ग्राफ को जो है ना आप अपने टेबल में कन्वर्ट कर लो, इससे काम बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप डेटा सॉल्व करना तो आपको आता ही है। तो अगर आप कन्वर्ट कर लोगे सब काम कर लोगे। एक्स और एफ, एक्स क्या है, जो नंबर आपके एक्स एक्सिस पर है, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक्स आ गया। ठीक है बेटा, वाई पर क्या नंबर है हमारे पास, वन की फ्रीक्वेंसी क्या है, वन की फ्रीक्वेंसी है 7, टू की फ्रीक्वेंसी 11, थ्री की फ्रीक्वेंसी 10, फोर की फ्रीक्वेंसी 12, फाइव की फ्रीक्वेंसी 6 और 6 की फ्रीक्वेंसी 4। इस तरह हो जाएगा बेटा, अब हो जाना चाहिए। अब तो आपका ग्रुप डेटा बन गया है, सिंपल सा। चले जी, चले जी, चले जी, चले जी, आगे 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 आगे। ओके, 152, 147, 147 पर आपने पूछा है ए का पार्ट 3, ये वाला पूछा है भाई। The masses of 60 potatoes of variety B are also measured. For variety B, the median is 175 and the interquartile range is 30 grams. Kali wants to buy potatoes that are more consistent in mass. Very, very, very good question, बेटा। मैंने ये टॉपिक तकरीबन 4 जगह पढ़ाया है, 4 जगह, और जितनी क्वेरीज ईशल आपकी है ना, किसी बच्चे की इतनी क्वेरीज नहीं थी, और बहुत अच्छी क्वेरीज हैं आपकी। ऐसी नहीं कि आपने कहा कि मीडियन क्या है, मीन क्या है, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हो आप। देखो बेटा, याद रखना कि जब आपको कंसिस्टेंसी का सवाल नजर आ जाए, कंसिस्टेंसी कनेक्ट करेगा डायरेक्ट इसको इंटर कोटाइल रेंज को। ये बात याद रखिएगा, जहां क्वेश्चन में इन कंसिस्टेंसी का वर्ड आ गया, दिमाग में ले आना कि जहां पर आएगा आपके पास इंटर कोटाइल रेंज। ठीक है, अब एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लो कि एक मेरे पास कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। कंपनी ए की जो इंटरकोटाइल रेंज आ रही है वो आ रही है 5, और कंपनी बी की जो इंटरकोटाइल रेंज आ रही है वो आ रही है 7। कौन सी कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट है, जिसकी इंटरकोटाइल कम है? जिसकी इंटरकोटाइल रेंज कम होगी वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगी। तो इंटरकोटाइल रेंज का कम आना आपके लिए फायदेमंद है, ये बात याद रखिएगा। यस बेटा ईशु। सर क्यों? क्यों? सुनते रहिएगा। देखो, इंटरकोटाइल रेंज क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ द अपर कोटाइल एंड द लोअर कोटाइल। जितना डिफरेंस कम होता रहेगा, इसका मतलब है आपका डेटा उतना ही कंसिस्टेंट है, और जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब है डेटा आपका बहुत स्कैटर्ड है, बहुत इसमें एरर्स हैं। तो जितना आपका डेटा की इंटरकोटाइल रेंज कम होती रहेगी, उसका इतना मतलब है डेटा आपका उतना ही अच्छा है, उतना ही कंसिस्टेंट है आपका। इनिशियल अगर पॉइंट क्लियर है तो हैंड रेज कर दे, वरना मैं दोबारा आपको अनम्यूट करता हूं अगर पॉइंट क्लियर नहीं है तो। ओके बेटा, ठीक है जी, ये आपकी आ गई क्वेरी। इसके बाद आपने सवाल पूछा मुझसे 147 हो गया, 142, 142 का पार्ट 3। Rowan says that the dice he has thrown is not a fair dice. Make 2 comments to explain why the dice may not fair. Okay. भाई आपका डाइस ये वही है ना, आपका डाइस फेयर क्यों नहीं था? क्योंकि पहली बात तो है भाई, 1 आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, नजर आ रहा है मुझे ग्राफ में। फेयर डाइस का मतलब ये होता है कि आपके हर एक आउटपुट के चांसेस जो है ना वो इक्वली हो, अराउंड अराउंड। कि 1 आने का चांस अगर 50 है तो 2 आने का चांस 48 हो गया, 3 आने का 52 हो गया। इसके अराउंड अराउंड वेरी करेगा, उसको कहा जाएगा कि आपका डाइस जो है ना वो फेयर है। और अगर आपका डाइस जो है वो फेयर नहीं है, कि एक नंबर के आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है इट इज नॉट अ फेयर डाइस। तो उसने आपसे कहा कि भाई बताओ, कि इसने कहा कि इट इज नॉट अ फेयर डाइस। क्यों? क्योंकि 1 आने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है,
और अगर इसकी 31 है 28 है तो ये 46 कैसे आ सकता है? हाँ, अगर ये 31 28 देखो ये दोनों आपस में कितने करीब हैं, ये बहुत दूर चला गया। तो पहला रीजन तो हो गया आपके पास कि भाई आपके पास इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। दूसरा, बेटा ये जो सैंपल साइज है, सैंपल साइज बहुत बड़ा है। देखो 200 बार घुमा रहा है, क्या पता, यूं समझिए आप इस बात को कि जब आपका इवेंट स्टार्ट हुआ, भाई रोमन को मैंने कहा कि रोमन आपने 200 बार डाइस को फेंकना है। शुरू में बड़ा वो एक्टिव था, बड़ा एंथुसियास्टिक था, हाँ भाई मैं डाइस फेंक रहा हूँ, डाइस फेंक रहा हूँ। उसके बाद वो डल हो गया, 100 बार हो गया, भाई कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो जब लार्ज डेटा होता है ना, तो वहां पर आपका डेटा जो होता है वो ज्यादा ऑथेंटिक नहीं रहता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा डेटा होता है। तो सेकंड रीजन जो इसमें आएगा, दैट इज इट इज अ लार्ज डेटा, लार्ज सैंपल डेटा है आपके पास। ये भी एक वजह होती है कि आपको डेटा ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है जी, ये भी आपका क्वेश्चन, मेरा ख्याल है ईशल आपके सारे क्वेश्चन की मैंने क्वेरी दी है आज। अभी कोई किसी का सवाल बाकी है भाई तो बताओ। जितनी क्लासेस मैंने आपको इस टॉपिक की दी है ना, सबसे बेस्ट क्लास गई है आज की, कि इतने आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे हैं, इतनी आपने प्रैक्टिस की होगी, तभी तो मसले हुए होंगे। अगर ये मसले नहीं आते, मैं समझता प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी नहीं है, बट ये टॉपिक आपका अच्छा हुआ, और सबको ऐसे करना चाहिए बेटा। चले जी, हिवाने का सर मेरा नाम भी लिखिए, मैं भी पूछ रही हूँ सवाल। यस बेटा ईशल। सर लेकिन अक्सर तो ये होता है ना, जितना बड़ा डेटा हो उतना वैरायटी होती है और उतना अच्छा और एक्यूरेट आंसर होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये किसने कहा आपको? केमिस्ट्री में ये होता है। देखिए, ये जो है ना हर जगह वेरी करता है। मैं आपको इस एग्जांपल दूं, आप कहेंगे सर टॉपिक करा रहे हैं आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये मैंने आज क्लास में एग्जांपल दी थी। देखिए मैं आपको एग्जांपल किस चीज की दे रहा हूं, ये समझिएगा कि आपका जो सिनेरियो होता है वो डेटाबेस वेरी कर सकता है, सही है ना? एग्जांपल देखो, मान लो कि मैंने जरा दो सीएफ कर्व बना दिए यहां पर, ये दो सीएफ कर्व है। एक सीएफ कर्व जो है ना, ये एक रेसिंग का है, एक मैराथन का है, लोग रेस में भाग रहे हैं उसका है। और एक हमारे पास जो है ना ये मार्क्स का है, ठीक है। और वैल्यूज में लिख रहा हूं यहां पर, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, जहां भी लिखा मैंने 1 2 3 एंड 4। और ये डेटा हमारे पास आ रहा है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का, सीएफ का। अब मुझे बताओ, यहां पर मैं दो बंदों को खड़ा कर रहा हूं, यहां पर मिस्टर ए है और यहां पर मिस्टर बी है, यहां पर मिस्टर ए है और यहां पर मिस्टर बी है। पहले हम बात करते हैं बेटा इसकी, इसकी हम बात करते हैं। आपके हिसाब से रेसिंग में, रेसिंग हो रही है, लोग भाग रहे हैं, विनर कौन है, ए या बी? और एक मिनट एक मिनट, चीज मैं कंफर्म कर दूं कि यहां पर जो है मेरे पास ये टाइम है, ठीक है ना, जैसे वहां पर मार्क्स है ना, यहां पर टाइम है। अब मुझे बताइए कि लोग भाग रहे हैं, ए कौन, ए और बी में विनर कौन है? अभिषेक ने जवाब दिया कि ए इज द विनर, ऐसे की ना, क्योंकि जो बंदा पहले पहुंचेगा, कम टाइम पे पहुंचेगा, विनर तो वही होगा। तो भाई हमने कहा ए इज द विनर, ठीक है। अब आइए यहां पर, अब मैंने कहा कि यार मैंने एक क्लास का टेस्ट कराया, ठीक है, टेस्ट कराया। अब मुझे बताएं टेस्ट में टॉप स्कोरर कौन होगा, ए होगा या बी होगा? देखो, अब आपने बोला ना बी, सेम सीएफ कर मैं दे रहा हूं, लेकिन सिनेरियो चेंज कर दिया, तो आपकी वैल्यूज चेंज हो गई। जहां पर आप यहां पर कह रहे हो बी इज द लोवेस्ट वन, वहां पर आप कह रहे हो बी इज द हाईएस्ट वन। कहने का मतलब क्या था ईश्वर, कि ये डिपेंड करता है आपके सिनेरियो के ऊपर, ठीक है। ओके भाई, ये क्वेश्चन था हमारे पास, किसी बच्चे ने पूछा था, हेबा ने पूछा था ये। बेटा ये सिंपल सवाल है, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, देखिएगा। अ ग्रुप ऑफ के नंबर्स हैज अ मीन ऑफ 56.8। कुछ नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन उनका मीन पता है 56.8। इसके हिसाब से मैंने अप्लाई किया मीन का फॉर्मूला, दैट इज सम अपॉन है। मीन की वैल्यू आ गई 56.8, सम आपको नहीं पता, बट के नंबर कितने हमारे पास, के। तो मैंने यहां पर सम को निकाला इन टर्म्स ऑफ के, तो मेरे पास सम की वैल्यू आ गई 56.8 के, और के मुझे नहीं पता। फिर क्या हुआ, एक नंबर था 52, आपने ऐड किया। जब आपने ऐड किया तो अब सम कितना हो जाएगा, सम प्लस 52 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर ऐड हुआ। तो अब आपके पास ये हो गया के प्लस 1, और जो नया मीन था वो था 56.5। सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और यहां पर एस की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली आपके पास ये जो क्वेश्चन था, ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन था। चले जी,
बहुत बहुत मुझे मजा आया अच्छी क्लास में भाई, बहुत अच्छी क्लास थी। मुझे ऐसी क्लास में बड़ा मजा आता है जहां पर बच्चों की इतनी अच्छी क्वेरीज हैं, और बहुत अच्छी क्वेरीज थी आप लोगों की। और मुझे उम्मीद है कि इस पास्ट पेपर की क्लास को बाद में दोबारा देखिएगा, क्योंकि जितने प्रॉब्लम्स हमने इसमें सॉल्व किए हैं पूरे टॉपिक में नहीं किए थे। तो अगर आप हर टॉपिक में, मार्क माय वर्ड्स, अगर हर टॉपिक में एक बच्चा 5 क्वेरीज भी लेकर आए तो उस क्लास का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। लो भाई, इस ने कहा सर जा कहाँ रहे हैं आप, अभी 2 क्वेरी मेरी बताएं। ओके बेटा, भाई लास्ट की 2 क्वेरीज है, मैं भाग जाऊंगा इसके बाद। 103 एंड 132। 132 कहाँ है? 132 का बी का 3 है, बी का 3 132 पे है ही नहीं भाई। ये तो पूरी गलत पूछ लिया आपने। 132 पे बी का 3 पार्ट ही नहीं है, कोई बी है खाली, बी का 3 तो है ही नहीं। एक एक तो क्वेश्चन आपका वो हो गया, फारिग हो गया भाई। फिर आपका है 103। 103 103। 103 का कौन सा पार्ट? ई। ई कहाँ है भाई? ये रहा। ओके बेटा, Steven shows Frank the paper on which he recorded data from his survey. Part of the paper has been torn. Write 5 numbers that are missing from the paper. बहुत सिंपल सी बात है। देखो, आपने इसका बार ग्राफ बना लिया होगा ना, तो आपको ये पता है कि 1 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। अब देखो यहां पे 1 कितनी बार आ रहा है, काउंट करते हैं। 1 आया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका मतलब है 1 बार 1 मिसिंग हो गया, तो इनमें से एक नंबर 1 है। आगे देखो, 2 आ रहा है, 1 5 बार था, 0 था 7 बार। 0 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसका मतलब 2 बार 0 होगा। समझ आ गई इस तरह बात? इस तरह आपने चेक करना है अपने डेटा से कि कौन कौन से नंबर मिसिंग है, यहां पर वो नंबर आप लिख देना। चले जी, जी बेटा शहीर। सर ऐसे तो हमें पता तो चल जाएगा कि नंबर कौन से मिसिंग है, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं लिखना पड़ेगा हमें? उसने आपको बोला है क्या? उसने आपको बोला तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऑर्डर में ही लिखिएगा, सही ना? ऑर्डर में लिखिएगा अपना आंसर। चले जी। ओह भाई, एक और सवाल आया जी बेटा शहीर। सर हमें कैसे पता ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बेटा, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हमेशा छोटे से बड़ा, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। हमेशा इसी ऑर्डर में चलेंगे आप। चलिए जी, यहां पर मैं क्लास कर रहा हूं खत्म।